दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस बनाता हूं, तो कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए। क्योंकि अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप घंटी दबा दोगे तो आपको फ़ौरन ही नोटिफिकेशन मिलेगा और आप आइए और वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप मेरा चैनल फॉलो कीजिए, 1.3 मिलियन करा दीजिए। 1.3 मिलियन हो गए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। एक ज़माना वो था जब करण जौहर को एक बहुत ही होशियार निर्माता माना जाता था, बहुत ही बड़ा निर्माता माना जाता था, यहाँ तक कि बॉलीवुड का नंबर 1 निर्माता माना जाता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि करण जौहर का इंटरेस्ट बॉलीवुड से ख़त्म हो गया है। यही वजह है कि करण जौहर एक के बाद दूसरी फ्लॉप फिल्म बना रहा है। पिछली 10 फिल्में करण जौहर की सुपर डुपर डिसास्टर हैं। इसी फ्राइडे को करण जौहर की फिल्म धड़क 2 रिलीज हुई थी और वो भी डिसास्टर हो गई है। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि भाई अगर किसी निर्माता की लाइन से 10 फिल्में फ्लॉप हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो उसका फिल्में बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा, या फिर उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि आज के दर्शक किस तरह की फिल्म देखना चाहते हैं। करण जौहर ने फिल्में बनानी उस वक्त शुरू की थी जब फिल्में बना करती थी पैसों के लिए नहीं बल्कि इज्जत के लिए। लेकिन आज की तारीख में जो भी फिल्म बनती है वो पैसों के लिए बनती है। तो करण जौहर की भले ही लाइन से 10 फिल्में फ्लॉप हो गई हों, इसके बावजूद भी करण जौहर ने पैसे कमाए हैं, क्योंकि करण जौहर ने किसी भी फिल्म में खुद पैसे नहीं लगाए। करण की हर फिल्म में कोई ना कोई कॉर्पोरेट पैसे लगाता है, और अगर कोई कॉर्पोरेट ना भी आए तो आधार पूनावाला तो है ही पैसे लगाने के लिए। तो करण जौहर पैसे तो कमा रहा है, लेकिन इज्जत चली गई है। जो इज्जत थी करण जौहर की वो नहीं रही, क्योंकि सबको ये लगता था कि अगर करण की फिल्म आ रही है तो अच्छी ही होगी, सुपरहिट ही होगी। वो चार्म करण जौहर का खत्म हो गया है। AK-42, मिस फायर, स्टिंगो, आमिर खान का भी कुछ यही हाल है। आमिर की पिछली 3 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लाल सिंह चड्ढा और अब सितारे जमीन पर। गोलगप्पे निर्माता दिनेश विजन ने फेक कलेक्शन देने का रिवाज चालू किया था बॉलीवुड में, और अब सभी निर्माता वही कर रहे हैं। आमिर खान ने भी वही किया। टिंगू की फिल्म का रियल बिजनेस हुआ है तकरीबन 60 to 70 CR, लेकिन उसने बताया है 170 CR, यानी सीधा ही 100 CR बढ़ा दिया है। पब्लिक में बॉलीवुड के लिए बहुत क्रेज है, और यही वजह है कि पब्लिक बॉलीवुड को फॉलो करती है। तो जो कुछ भी मीडिया में लिखा जाता है, सोशल मीडिया पर कहा जाता है, उसी को पब्लिक सच्चाई मानती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है। बॉलीवुड में आप कुछ प्रोड्यूसर्स को जानते हो, एक्टर्स को जानते हो, डायरेक्टर्स को जानते हो, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, और उनको आप नहीं जानते। उनको कहा जाता है ट्रेड। उनको पता है कि किस फिल्म ने क्या बिजनेस किया है, क्या नहीं किया है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप में से कोई भी अपने घर पर बैठकर बॉलीवुड का पूरा बिजनेस ट्रैक कर सकता है। आज की तारीख में बहुत ईजी हो गया है। आप अपने घर पर एक कंप्यूटर लगाइए और एक सॉफ्टवेयर खरीदिए जिसका मंथली आपको रेंट देना होगा, और आप पूरा बॉलीवुड का बिजनेस लाइव अपने घर पर बैठकर देख सकते हैं। अगर हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी सिनेमा में एक टिकट बिका है तो वो आपको लाइव दिखेगा कि ये टिकट बिका है। आज की तारीख में हर चीज कंप्यूटराइज है। आपको क्या लगता है कि भाई जो PVR का बिजनेस कंप्यूटर पर दिखता है वो सिर्फ PVR के लोगों को दिखता है? नहीं, वो सभी ट्रेड से जुड़े हुए लोगों को दिखता है। उनको पता है कि किस फिल्म का क्या बिजनेस हो रहा है। आपको क्या लगता है कि भाई अगर बुक माई शो पर 2 टिकट सेल हुए हैं तो उनका पता सिर्फ बुक माई शो को है? नहीं, उनको भी पता है, PVR को भी पता है, और जो ट्रेड से कोई भी जुड़ा हुआ है उसको भी पता है। वो भी अपने घर बैठकर कंप्यूटर पर देख रहा है कि कितने टिकट्स बिके हैं बुक माई शो के थ्रू। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख में 90% पत्रकार गरीब हैं। वो लोग हैं जो कहीं ऑफिस बॉय का काम करते, अगर क्रिटिक्स ना होते, पत्रकार ना होते, तो उन बेचारों की इतनी औकात ही नहीं कि वो अपने घर पर कंप्यूटर लगाए, फिर महीने का सॉफ्टवेयर का खर्चा दे ये चेक करने के लिए कि किस फिल्म का कितना बिजनेस हुआ है। वो बेचारे इस हालत में है कि अगर वो महीने का 50,000 कमा लेते हैं, अपना घर चला लेते हैं, तो उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो निर्माता है वो भी उन बेचारों को 4 स्टार देने का सिर्फ 5,000 रुपए देता है। तो वो बेचारे कहां से अपने घर पर कंप्यूटर लगाएंगे, सॉफ्टवेयर खरीदेंगे और फिर चेक करेंगे कि किस फिल्म का कितना बिजनेस हुआ है। लेकिन तकरीबन 5% पत्रकार ऐसे हैं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं। उसकी वजह यह है
कि वो हर फिल्म का मीडिया नेट लेते हैं। मीडिया नेट क्या होता है? जैसे हंगामा है, हंगामा का हर फिल्म के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हंगामा वाले 25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक लेते हैं मीडिया नेट का, यानी कि उस फिल्म के प्रमोशन करने का। तो अगर हंगामा के पास किसी फिल्म का मीडिया नेट है, उन्होंने 25 से 50 लाख रुपए लिए हैं, तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कलेक्शंस नहीं दे सकते। वो तो वही कलेक्शंस बताएंगे जो निर्माता उनसे बताने के लिए कहेगा। तो हंगामा वाले जरूर ऑनलाइन सब फिल्मों का बिजनेस ट्रैक करते होंगे, लेकिन वो ट्वीट नहीं करेंगे जो रियल बिजनेस होगा। वो ट्वीट करेंगे जो निर्माता उनको ट्वीट करने के लिए कहेगा। अच्छा, आप जैसे सोशल मीडिया पर देखते हो कि आमिर खान की फिल्म ने 170 CR का बिजनेस कर लिया है। वो जो एक ट्वीट होता है वो पैसे देकर कराया जाता है। बॉलीवुड में कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो पर ट्वीट 30,000 रुपीज लेते हैं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो पर ट्वीट 20,000 लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पर ट्वीट 10,000 लेते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे 5,000 में करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 1,000 रुपीज पर ट्वीट लेते हैं। तो जब वो पैसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको तो जो भी निर्माता कहेगा वो वही ट्वीट करेंगे। जो भी निर्माता उनसे कहेगा कि ये बिजनेस बताना है वो वही बताएंगे। रियल बिजनेस क्यों बताएंगे भाई? उनको तो पैसे मिल रहे हैं ना, उनको तो अपना घर चलाना है ना। एक्चुअली ये जो बॉलीवुड का बिजनेस है ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको 99% पत्रकार जानते ही नहीं है। जो लोग बाकायदा बॉलीवुड में काम कर रहे हैं उनमें से भी 80% लोग इस बिजनेस के बारे में नहीं जानते। इसके बावजूद भी वो बॉलीवुड में हैं। और भी बहुत तरीके हैं ये जानने के कि कोई फिल्म सक्सेसफुल है या नहीं है। जैसे टिंगू भाई ने एक फिल्म बनाई थी सीक्रेट सुपरस्टार। टिंगू भाई ने बताया था कि वो फिल्म सुपर डुपर हिट है, जबकि वो फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर थी। उस फिल्म में जिस लड़की ने काम किया था उस बेचारी का कैरियर उस फिल्म के साथ ही खत्म हो गया था। उसके बाद उस लड़की ने शायद एक और फिल्म की थी और उसके बाद बॉलीवुड छोड़कर वो अपने घर चली गई थी। अगर कोई फिल्म रियल में कामयाब है, रियल में हिट है, तो जाहिर सी बात है जो उस फिल्म के एक्टर होते हैं उनको बहुत सारी फिल्में मिलती है। बॉलीवुड उनको बहुत सारी फिल्में देता है क्योंकि वो सक्सेसफुल है। लेकिन अगर कोई फिल्म फ्लॉप है और उसको झूठ मूठ में बताया गया है कि वो तो बहुत बड़ी हिट है, तो जाहिर सी बात है उन एक्टरों को काम नहीं मिलेगा। आज की तारीख में कॉर्पोरेट वाले ढूंढते फिरते हैं कि कौन अच्छी फिल्म बना रहा है, वो फाइनेंस करना चाहते हैं। लेकिन टिंगू ने फिल्म सितारे जमीन पर अपने पैसों से बनाई। कोई भी कॉर्पोरेट नहीं आया उस फिल्म में पैसे लगाने के लिए। फिल्म के रिलीज होने से कुछ दिनों पहले ही सोनी वाले आए थे। वो उस फिल्म के सभी राइट्स खरीदना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने फिल्म देखी तो उनको गश आ गए। उन्होंने मना कर दिया कि भाई साहब हमें आपकी फिल्म के राइट्स नहीं चाहिए। तो पहले तो टिंगू ने इस फिल्म को बनाने के लिए 120 CR खर्चा किया। उसके बाद कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को खरीदने के लिए नहीं आया। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगता है कि कोई फिल्म चलने वाली है तो वो उसको फौरन ही खरीद लेते हैं, लेकिन जब उनको पता होता है कि ये फिल्म नहीं चलेगी तो वो नहीं खरीदते। यही वजह है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म को नहीं खरीदा। इसके बाद अमेज़न, नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के OTT राइट्स किसी भाव में भी खरीदने के लिए हामी नहीं भरी। जी वाले सिर्फ 10 करोड़ रुपए दे रहे थे इस फिल्म के OTT राइट्स के लिए, वो आमिर खान ने कबूल नहीं किए। आमिर खान ने कहा कि मेरी फिल्म के तो बहुत पैसे आने वाले हैं यूट्यूब से। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ट्रेड किसी फिल्म को नकार रही है तो इसका मतलब यह है कि वो फिल्म सुपर फ्लॉप है। उस फिल्म ने कोई भी बिजनेस नहीं किया, क्योंकि हर ट्रेड के आदमी के घर में कंप्यूटर लगा हुआ है, वो लाइव देख सकता है कि किस फिल्म ने कितना बिजनेस किया है। तो जब उनको यह पता था कि भाई सितारे जमीन पर फ्लॉप हो गई है, यही वजह है कि ना ही कोई उस फिल्म के OTT राइट्स खरीदने के लिए तैयार था और ना ही कोई उस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदने के लिए तैयार था। और थिएट्रिकल राइट्स तो जा चुके थे क्योंकि टिंगू ने खुद ही फिल्म को रिलीज किया था। और इसी फ्राइडे को टिंगू ने इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज किया और क्या हुआ, तकरीबन 5 लाख लोगों ने इस फिल्म को देखा। यूट्यूब पर इस फिल्म को 100 रुपए में दिखाया जा रहा है। 100 रुपए में से 50 मिलेंगे आमिर को, 50 जाएंगे यूट्यूब को। तो अब तक 5 करोड़ रुपए आए हैं, उसमें से 2.5 करोड़ मिलेंगे टिंगू को, 2.5 करोड़ मिलेंगे यूट्यूब को। मैं कहता हूं चलिए यूट्यूब से टोटल 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे। टिंगू को कितने मिलेंगे? मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा तो मिलेंगे नहीं। कहने का मतलब यह है कि यह फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें टिंगू का 90 करोड़ घुस गया है और जो टिंगू ने 2 साल तक इस फिल्म के लिए काम किया उसके लिए टिंगू को मिला है 0, 1 रुपया भी नहीं मिला। तो अगर टिंगू भाई का 2 साल का टाइम कैलकुलेट किया जाए
तो टिंगू का नुकसान हुआ है कम से कम 200 करोड़ रुपए का इस फिल्म में। यह फिल्म इतनी बड़ी डिसास्टर है। तो कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर भले ही इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया जाए, मीडिया में भले ही इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया जाए, लेकिन यह फिल्म डिसास्टर है और ट्रेड को यह अच्छी तरह पता है। कुछ सालों पहले धनुष और सोनम की एक फिल्म आई थी रांझना, अपने वक्त की यह कामयाब फिल्म थी। अब इस फिल्म को दोबारा से रिलीज किया जा रहा है, लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसको बदल कर रिलीज किया जा रहा है। धनुष ने एक ट्वीट किया और बताया कि इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स चेंज किया गया है वो एआई के द्वारा किया गया है और धनुष को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। धनुष का कहना यह है कि किसी भी फिल्म के क्लाइमैक्स को एआई से नहीं बदला जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है, क्योंकि इससे यह होगा कि आने वाले वक्त में फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म में कुछ भी तब्दीली कर देंगे और हीरो को पता नहीं चलेगा। तो धनुष ने ऑफिशियली ये कहा है कि इस फिल्म को री रिलीज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जब निर्माताओं ने इसका क्लाइमैक्स चेंज किया है तो जाहिर सी बात है वो इस फिल्म को रिलीज करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाई ऐसा कौन सा क्लाइमैक्स आएगा जिससे यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी दोबारा। भाई सोनम कपूर की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, धनुष की हिंदी बेल्ट में कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, तो इस फिल्म को कोई भी देखने क्यों जाएगा। इस फिल्म के कामयाब होने के 10% भी चांस नहीं है। बिहार में जल्दी ही इलेक्शन होने वाले हैं और बहुत ही हंगामा मचा हुआ है। तो इलेक्शन के बारे में मुझे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये शो है बॉलीवुड के बारे में, लेकिन कमाल ये है कि वहां का जो आने वाले वक्त का चीफ मिनिस्टर बताया जा रहा है, जिसका नाम है तेजस्वी यादव, उसका वोट ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने उसका वोट ही कट कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि जिस आदमी का वोट नहीं है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन तेजस्वी को यह कह दे कि भाई साहब आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप बांग्लादेशी हो या आप पाकिस्तान से आए हो। मतलब यह है, फुल मजा आ रहा है भाई साहब। बहुत सारे लोगों ने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 50% डिस्काउंट पर दिखाई जा रही है, यानी कि जो निर्माता हैं उन्होंने अपना पैसा छोड़ दिया है, उन्होंने इन फिल्मों को देखने वालों को 50% डिस्काउंट दिया है। तो जो मैंने इन फिल्मों का बिजनेस दिया और फिर मैंने नीचे लिखा कि अगर 50% माइनस कर दिया जाए तो बिजनेस आधा होता है। तो बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि भाई साहब जब 50% डिस्काउंट दे दिया गया है तो अब आप दोबारा से 50% क्यों कर रहे हो। देखिए ये सारी ट्रेड की बातें हैं, एक्चुअली आप लोगों की समझ में ये आने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों ने सवाल पूछा है तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये तो बिल्कुल सही है कि निर्माताओं ने 50% डिस्काउंट दे दिया है, तो अब जो पैसे आए हैं 50% वो सिर्फ थिएटर्स वालों के आए हैं, निर्माता को कुछ भी नहीं मिलेगा, निर्माता का शेयर 0 हो गया है। लेकिन जो पीवीआर ने बिजनेस दिया है, आइनॉक्स ने बिजनेस दिया है, वो 50% माइनस करके नहीं दिया, उन्होंने फुल टिकट का पैसा काउंट किया है। अगर एक टिकट की कीमत 200 रुपए है तो उन्होंने 100 रुपए माइनस करके वो बिजनेस नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कैलकुलेट किया है 200 रुपए। उनका कहना यह है कि अगर निर्माताओं ने कोई डिस्काउंट दिया है तो वो कैलकुलेट करें, हम क्यों करें भाई। अगर हमारे थिएटर में 100 लोगों ने फिल्म देखी है तो हम तो 100 लोगों के टिकट का पैसा कैलकुलेट करके बताएंगे कि हमारे यहां इतना बिजनेस हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जो पीवीआर, आइनॉक्स और दूसरे थिएटर्स बिजनेस देते हैं वो फुल टिकट की अमाउंट कैलकुलेट करके देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर एक दिन का सन ऑफ सरदार 2 का 5 करोड़ का बिजनेस हुआ है तो इसका मतलब यह है कि रियल बिजनेस सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए हुए हैं, 5 करोड़ नहीं हुए, क्योंकि 50% डिस्काउंट दे दिया गया है। एक हीरोइन है हंसिका मोटवानी, साउथ की फिल्में किया करती है। इसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी रिंकी, उसका पति था सुहेल। इस मैडम ने अपनी बेस्ट फ्रेंड का पति चुरा लिया, उन दोनों का डिवोर्स कराया और सुहेल से खुद शादी कर ली तकरीबन 1 साल पहले। अब बताया जा रहा है कि ये दोनों अलग रह रहे हैं और जल्दी ही इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। तो वो कहावत सच हो गई कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसने अपनी दोस्त का पति चुराया था, वो इसका भी ना हुआ, इससे भी जा रहा है। अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, ऐसा होना चाहिए। आजकल हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, हर किसी को पब्लिसिटी चाहिए, तो जाहिर सी बात है फैली हुई तमन्ना पीछे कैसे रह सकती है। जो लल्लन टॉप वाला है उसको भी पब्लिसिटी चाहिए, वो भी सभी एक्टरों का इंटरव्यू किया करता है, क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी को पब्लिसिटी चाहिए, हर आदमी को फेमस होना है। तो जाहिर सी बात है सौरभ लुक्खा कैसे पीछे रह सकता है। तो जब तमन्ना फैली हुई से पूछा गया कि आपके चेहरे पे जो पिंपल्स आते हैं उन पे क्या दवाई आप लगाती हो, तो तमन्ना फैली हुई ने कहा कि मैं तो थूक लगाती हूं।
आप भी सुन लो। What's your pimple hack? पिंपल हैक, स्पिट, थूक। मतलब इसके थूक में इतनी ताकत है भाई साहब कि इसका थूक बहुत कुछ कर सकता है। इसकी पिंपल ठीक कर सकता है और ये अपना थूक लगाकर और भी बहुत कुछ कर सकती है। बढ़िया है मैडम, हाँ, करते रहो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब आप लोग थूक लगाना शुरू मत कर देना यार। जब आगे तमन्ना फैली हुई से पूछा गया कि आप ऐसे सेक्सी आइटम सॉन्ग क्यों करती हो, तो तमन्ना फैली हुई ने कहा कि अगर मेरा गाना सुनकर बच्चे खाना खाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। गाना देख के अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है, कौन सा गाना? आज की रात। देख लिया आपने, ये सुनकर सौरभ लुक्खा भी अपने आप को रोक नहीं सका, वो भी लोटपोट हो गया। आप जरा सोचो कि तमन्ना फैली हुई को किसने बताया होगा कि तुम्हारा गाना इतना अच्छा है कि बच्चे खाना खाते हैं तुम्हारा गाना सुनकर। सोचो जरा, मतलब इससे पता चलता है कि ये एक्टर जो हैं ये अकल से बिल्कुल पैदल हैं। इन लुक्खों को कुछ नहीं पता दिन दुनिया का, ये कुछ भी बकवास करते हैं, कहीं भी कुछ भी बोलते हैं। पोतड़ों की बिगड़ी हुई प्रियंका चोपड़ा कोई ना कोई बयान देती ही रहती है न्यूज में रहने के लिए। उसको भी पता है कि जब तक दिखेगी तब तक बिकेगी, दिखेगी नहीं तो फिर कोई पूछेगा नहीं। बॉलीवुड से तो पहले ही करियर खत्म हो चुका है, अब हॉलीवुड के टीवी सीरियल्स किया करती है तो कम से कम उनमें तो काम मिलता रहेगा अगर दिखती रहेगी। तो प्रियंका ने कहा है कि मुझे बेचारी बनना बिल्कुल पसंद नहीं है, बेचारी बनने से अच्छा मैं बिच बनूं वो बेहतर है। अब देखो मैडम, हम तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अगर मैं कुछ कहूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा, आप तो जानती ही हो। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। ममता कुलकर्णी जब से इंडिया में आई है कोई ना कोई ड्रामा कर रही है, कोई ना कोई ऐसा बयान दे रही है जिससे न्यूज में बनी रहे। अब ममता कुलकर्णी ने बताया है कि जब किसी जमाने में मैंने एक बहुत ही बोल्ड फोटोशूट कराया था, एक मैगजीन के फ्रंट पेज पर मेरी फोटो छपी थी, उस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। और इस बात का गवाह मैं भी हूं कि उस वक्त ममता के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। बहुत लोगों ने ममता पर बहुत सारी FIRs करा दी थी, बहुत सारे केस हो गए थे ममता पर। उस वक्त एक बहुत ही फेमस निर्माता हुआ करता था जिसका नाम था रामदयाल। तो ममता का वो फोटो देखकर रामदयाल ने ममता से कहा था कि अमेरिका में मेरा एक दोस्त है जो XXX फिल्में बनाता है और वो आपको अपनी एक फिल्म में लेना चाहता है। अगर आप उस फिल्म में काम करेंगी तो उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी और आप भी हिट हो जाओगी। यह सुनकर ममता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और ममता ने रामदयाल को बहुत ही खरी खोटी सुनाई थी। अब ये बात इतनी पुरानी है लेकिन ममता ने इस बात को अब उठाया है पब्लिसिटी के लिए। प्रेरणा अरोरा जी की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है जटाधारा। इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है और जल्दी ही इस फिल्म का टीजर भी रिलीज किया जाएगा। ये एक हॉरर फिल्म है और इस फिल्म में काम कर रहा है तेलुगु फिल्मों का स्टार सुधीर बाबू। बॉलीवुड में एक डायरेक्टर है बालों की दुकान इम्तियाज। इस भाई की कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगती, लेकिन इसके बावजूद भी इसको कोई ना कोई निर्माता मिलता रहता है, ये कोई ना कोई फिल्म बनाता रहता है, अपना घर चलाता रहता है। अब इस भाई ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है और उस फिल्म में एक्टर कौन है? एक्टर वो 3 लोग हैं जो बॉलीवुड में सबसे बड़े फ्लॉप हैं। एक तो डबल ढोल के आयुष्मान खुराना का कोई कजिन ब्रदर है, वो भी फिल्मों में आया करता है, एक तो वो है और 2 कोई और है, मुझे नहीं पता कौन है। कहने का मतलब यह है कि बालों की दुकान भाई को फिर से कोई निर्माता मिल गया है पागल बनाने के लिए। बालों की दुकान आराम से इस फिल्म से इतने पैसे कमा लेगा कि उसका 1 साल के लिए घर चलता रहेगा। आप सभी जानते हैं आंड पांडे की फिल्म सैयारा बहुत बड़ी हिट हो चुकी है। दुनिया बता रही है कि अब यह आने वाले वक्त का सुपरस्टार है। मैं कई बार यह कह चुका हूं कि इस लौंडे में कोई गुण नहीं है सुपरस्टार बनने का। यह लौंडा उतना ही बड़ा सुपरस्टार बनेगा जितना कि अर्जुन कपूर बना था। क्योंकि फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई है तो यह लौंडा हवा में उड़ रहा है। तो यह बैंकॉक गया छुट्टियां मनाने के लिए और भाई साहब वहां भुने हुए बिच्छू खाए इसने, जरा देख लो। That's a really big bite. Oh yeah. Oh, it's stuck on my. Yo, Oh. yo, I think it. Is this gonna bite? Oh, I can. How do you eat this? देख लिया आपने भाई साहब, भुने हुए बिच्छू खाना हर आदमी के बस की बात नहीं है।
इससे पता चलता है कि लौंडा माल का बहुत बड़ा शौकीन है, क्योंकि इस तरह बिच्छू वही आदमी खा सकता है जो माल का शौकीन हो, जो माल का यूज करता हो। और वैसे भी आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि आंड पांडे उसी ग्रुप से है जो माल के लिए बहुत ही बदनाम है बॉलीवुड में। कसम उस कमाल के ड्राइवर की जो रात को गाड़ी बहुत ही तेज चलाता है, फुटपाथ पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, मार देता है। भाई साहब छिछोरे अनुराग कश्यप ने धड़क 2 का रिव्यू किया है। शराब के लिए पागल, लड़कियों के लिए पागल, माल का शौकीन अनुराग कश्यप भी अपने आप को फिल्म मेकर मानता है। भाई साहब इस लुक्खे ने कहा है कि धड़क 2 इतनी बढ़िया फिल्म है, इतनी बढ़िया फिल्म है कि ये एक मास्टरपीस फिल्म है। ऐसी फिल्म हिंदुस्तान में पहले कभी बनी ही नहीं। वही धड़क 2 जिसका लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्सिमम 12 करोड़ रुपए, जो सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। लेकिन क्योंकि पब्लिक को वो फिल्म पसंद नहीं आई तो इस लुक्खे को तो वो फिल्म पसंद आनी ही आनी थी, क्योंकि इस लुक्खे को वही सब चीजें पसंद आती है जो पब्लिक को पसंद नहीं आती। ये लुक्खा वो फिल्म मेकर है जो अपने लिए ही फिल्म बनाता है, खुद ही देखता है, खुद ही खुश होता है, पब्लिक से उन फिल्मों का कोई लेना देना नहीं है। पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई कन्नड़ फिल्म हिंदी में बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है, जैसे कि केजीएफ ने किया था, केजीएफ 2 ने किया था, कंतारा ने बहुत बढ़िया बिजनेस किया था और अब कंतारा 2 भी बन रही है, वो भी हिंदी में रिलीज होगी। तो एक कन्नड़ फिल्म को हिंदी में डब करके रिलीज किया गया और भाई साहब ये इतना जबरदस्त बिजनेस कर रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप यकीन कीजिए पहले दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख रुपए का, लेकिन इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का। आप अंदाजा लगाइए कि जिस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 1 करोड़ का बिजनेस किया हो, अगर वो फिल्म 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तो कितनी बड़ी ग्रोथ है, लोगों को कितनी ज्यादा ये फिल्म पसंद आई। खैर मैंने तो फिल्म नहीं देखी, मैंने तो इस फिल्म का ट्रेलर भी नहीं देखा, फिल्म देखनी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं, जो मेरे ट्वीट के नीचे लोगों ने कमेंट्स किया है, उससे मुझे पता चला है कि शायद ये फिल्म एक धार्मिक फिल्म है और इसी वजह से लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पर कुछ कमाल के कमेंट्स करते हैं, तो आज आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। आईडी है आई फैक्ट, नाम तो है नहीं, लेकिन इस भाई ने कमेंट किया है, भाई सबको उंगली करेगा तो उंगली कटेगी ही। अभी शिवम का कमेंट है, बॉलीवुड एंड केआरके में ये डिफरेंस है कि केआरके को मिठाई खाने का मौका नहीं मिला। बात तो तू सही कह रहा है यार। इरफान खान ने कहा है, भाई तू सबको उंगली बहुत करता है इसलिए उंगलियां कटी है। बंटी राज का कहना है, भाई आपकी उंगलियों पर चोट इसलिए लग रही है क्योंकि उन्हीं उंगलियों से आपने बॉलीवुड को नचा रखा है। हैंडल है मम्मी वाला, भाई इसका मतलब तमन्ना और रश्मिका ने भी अपनी मिठाई किसी को खिलाई होगी। अबे भाई साहब। सतनाम का कहना है, भाई चमचम मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन चमचम मिल नहीं रही, क्या करूं? यार हद हो गई भाई। सतनाम ने दूसरा कमेंट किया, लगे रहो कमाल भाई, बहुत मजा आता है आपकी वीडियो देखकर जब आप बॉलीवुड की पेलम पेल करते हो। उमंग शंकर ने लिखा है, चाकू का प्रॉब्लम नहीं है उंगली का प्रॉब्लम है, ज्यादा उंगली करते हो इसीलिए सब उंगली डैमेज हो रही है। वहीद खान का कहना है, भाई जब इतने लोगों की बुराई करते हो तो किसी की तो बद्दुआ लगेगी, उंगली तो कटेगी। इसके नीचे शैतान लिखता है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, खाली वीडियो देखेंगे। ठीक है भाई साहब आप मत करो। रिया ने कहा है, वी आर वेटिंग फॉर द सन ऑफ सरदार रिव्यू। रिया आपका अच्छा कमेंट है। एक्चुअली मैंने इस फिल्म को नहीं देखा क्योंकि मुझे फिल्म देखने से पहले ही पता चल गया था कि इसमें दीपक ने एक ट्रांसजेंडर का रोल किया है। मैं ऐसी किसी भी फिल्म को देखना नहीं चाहता जिसमें किसी ने गे का रोल निभाया हो, ट्रांसजेंडर का रोल निभाया हो, लेस्बियन का रोल निभाया हो, क्योंकि मुझे इन लोगों को बढ़ावा नहीं देना। मैं ऐसा मानता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही जेंडर हैं, मेल और फीमेल। ट्रंप ने भी ऑफिशियली यही कहा कि दुनिया में सिर्फ 2 ही जेंडर हैं, मेल और फीमेल। आप यकीन कीजिए सन ऑफ सरदार 2 इसी वजह से पूरे गल्फ में बैंड हो गई, रिलीज नहीं हुई, क्योंकि उनका भी ऐसा ही मानना है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही जेंडर हैं, मेल और फीमेल। और बाकी जितने भी लोग हैं, गे, ट्रांसजेंडर, लेस्बो वगैरह वगैरह, ये लोग बीमार लोग हैं,
ये मेंटली सिक हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं है और मुझे इनको बढ़ावा नहीं देना। यही वजह है कि मैंने सन ऑफ सरदार 2 फिल्म नहीं देखी और आगे भी ऐसी किसी फिल्म को नहीं देखूंगा जिसमें ऐसा कोई किरदार होगा। कुत्तों के देवता, कुत्ते जैसी शक्ल वाला अदरक अब्राहम की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है तेहरान। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। बहुत ही वाहियात किस्म का ट्रेलर है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। लेकिन अब अदरक अब्राहम बहुत ही परेशान है। उसने मीडिया के सामने कहा है कि मैं बहुत ही दुखी हूं। उसकी वजह यह है कि मेरी फिल्म को OTT पर रिलीज किया जा रहा है, थिएटर में रिलीज नहीं किया जा रहा है। अरे भाई साहब, मुझे ये बताइए कि कोई भी आपकी फिल्म को थिएटर में क्यों रिलीज करेगा? आपका पड़ोसी भी आपकी फिल्म को देखने नहीं जाएगा, वो कुत्ते भी आपकी फिल्म नहीं देखने जाएंगे जिनको आप बहुत प्यार करते हो। तो भाई साहब, फिल्म को थिएटर में रिलीज करने के लिए कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए का पीएनए लगता है। वो पैसे कहां से आएंगे? आपकी फिल्म तो रिकवर करेगी नहीं। तो जाहिर सी बात है, निर्माता बेचारा क्या करेगा? गोलगप्पा क्या करता? गोलगप्पा ने आपकी फिल्म को जी को बेच दिया कि इसको OTT पर दिखा दो, क्योंकि इस आदमी का कैरियर खत्म हो चुका है। यानी कि गोलगप्पे ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि तेरा कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब तू OTT स्टार बन गया है भाई साहब, थिएटर का स्टार नहीं रहा तू। बात को समझ रहा है ना? आज की तारीख में ऐसे ऐसे लोग पत्रकार बन गए हैं, फिल्मी पत्रकार, जिनको बॉलीवुड का ABCD भी नहीं पता। फिल्म सैयारा में अहान पांडे के बाप का रोल किया है राजेश कुमार ने। एक न्यूज आई है, उसमें बताया गया है कि फिल्म सैयारा के रिलीज होने से पहले इस आदमी के ऊपर 2 करोड़ रुपए का कर्जा था। यह आदमी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, बैंकरप्ट हो चुका था। अच्छा हो गया इसकी फिल्म सैयारा रिलीज हुई और हिट हो गई। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, क्या क्या फेंक रहे हो यार। मुझे यह बताइए कि सैयारा के हिट होने से इस बेचारे का क्या लेना देना है? सैयारा के हिट होने से इस बेचारे को क्या फायदा हो गया? अरे मेरे भाई, फिल्म सैयारा में इस बेचारे को कितने पैसे मिले होंगे? 5 लाख रुपए। ज्यादा से ज्यादा अगर YRF ने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए होंगे 10 लाख रुपए। तो वो 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए का कर्जा कैसे खत्म हो जाएगा? अगर सैयारा फिल्म हिट हुई है तो उसके बिजनेस से इस बेचारे का क्या लेना देना है? अरे ये तो फिल्म में एक एक्टर है बेचारा, और वो भी छोटा मोटा एक्टर। तो 5-10 लाख रुपए उसकी फीस होगी, वो उसको मिल चुकी है, बात खत्म हो गई। मतलब कुछ भी न्यूज बनाते हो, कुछ भी लिखते हो बिना कुछ जाने पहचाने यार। तेलुगु फिल्मों के एक्टर विजय एनाकोंडा की फिल्म रिलीज हुई और भाई साहब सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। हिंदी में तो कुत्ता भी देखने नहीं गया उस फिल्म को, तेलुगु में भी फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। तेलुगु में भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगा। उम्मीद करता हूं कि एनाकोंडा की समझ में आ गया होगा कि किसी कुत्ते को भी इसकी फिल्म नहीं देखनी है। ये अपने घर में ही सुपरस्टार है, अपने घर के बाहर इसकी कोई पूछताछ नहीं है। पब्लिक को किसी को भी इसकी फिल्म नहीं देखनी है। अब कंगना दीदी और अध्ययन सुमन का एक वीडियो वायरल हो गया है, बहुत पुराना वीडियो है। आप यकीन कीजिए, अगर कंगना आज इस वीडियो को देखेगी तो इतनी शर्मिंदा होगी जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्योंकि इस वीडियो में कंगना ने कहा अध्ययन को कि यू आर माई मैन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं अपने पापा की मम्मी की मेहनत की कमाई से थोड़ी खरीदती हूँ, मैं अपने पैसों से खरीदती हूँ। तो तुम 7 सीरीज खरीदो ना अपने पैसों से। तो मैं अपने पैसों से खरीदा था ना। यू आर बाइंग फ्रॉम योर मनी, सो दैट्स व्हाई आई एम प्राउड ऑफ यू। पर तुमने That's why you are my man. तुमने बिल्कुल नहीं साउंड कराया, तुमने भी That's साउंड why you are my man, no? तो अगर आज कंगना इस वीडियो को देखेगी तो यही सोचेगी कि साला मेरी क्या अकल थी, मैं क्या बकवास करती थी, मैं क्या कहती थी। अध्ययन सुमन को मैं बता रही थी कि यू आर माई मैन, आई एम प्राउड ऑफ यू। अध्ययन सुमन को बताओ साला। पोतड़ों की बिगड़ी हुई प्रियंका चोपड़ा ड्रामा तो करती ही रहती है। जब एक इंटरव्यू देने गई थी वो, तो उसने SRK का एक जैकेट वहां दिखाया था और कहा था कि ये मेरे एक्स का जैकेट है। So this is a jacket that I literally live in. And it's my airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. That's... और प्रियंका ने ये सब क्यों कहा था? सिर्फ इसलिए कि उसको पब्लिसिटी चाहिए थी। प्रियंका ने अपने बाकी एक्स के बारे में क्यों बात नहीं की? ना शाहिद के बारे में बात की, ना अक्की के बारे में बात की, ना ही ऋतिक के बारे में बात की, ना ही अनिल शर्मा के बारे में बात की। सिर्फ और सिर्फ SRK के बारे में बात की, क्योंकि इसको पता है कि पब्लिसिटी इसी नाम से मिल सकती है। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि भाई बॉलीवुड में किसके असली बाल है, किसके नकली बाल है। जरा वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। करण जौहर हेयर पैच, अक्षय कुमार हेयर ट्रांसप्लांट, ऋतिक रोशन हेयर पैच, अमिताभ बच्चन हेयर पैच, सलमान खान
He has a combination of a hair transplant and a hair patch, which we call a symbiosis technique in Berkowitz. रणवीर कपूर, Hair patch, संजय दत्त, hair transplant. तो भाई साहब पता चल गया आपको कि किसके असली बाल है, किसके नकली बाल है, कौन विग पहनता है, कौन पैच पहनता है। फरहान अख्तर की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है 120 बहादुर। इंडिया चाइना का जो वार हुआ था, इसकी कहानी उसी पर आधारित है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की फिल्म में फरहान अख्तर को कोई क्यों देखेगा। फरहान अख्तर की फैन फॉलोइंग जीरो है। फरहान अख्तर के पड़ोसी को भी उसकी फिल्म नहीं देखनी है। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि अगर फरहान अख्तर एक ऐसी फिल्म में किसी मिलिट्री ऑफिसर का रोल कर रहा है तो उस फिल्म का पब्लिक से क्या लेना देना है, उस फिल्म को पब्लिक क्यों देखने जाएगी। और टीजर में भी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से पब्लिक का इंटरेस्ट बने, जिसकी वजह से पब्लिक को यह लगे कि हमें यह फिल्म देखनी चाहिए। आज की तारीख में ऐसी फिल्मों की ऑडियंस ही नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि फरहान अख्तर ने अपने जीवन में एक ही अच्छी फिल्म की जिसका नाम था भाग मिल्खा भाग। ना ही उससे पहले फरहान की कोई अच्छी फिल्म आई थी और उस फिल्म के बाद तो आज तक फरहान ने कोई अच्छी फिल्म की ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि फरहान की क्या थिंकिंग है, वो ऐसी ऐसी फिल्में क्यों करता है। अरे भाई ठीक है, अगर आपको शौक है एक्टर बनने का तो कम से कम एक अच्छी कहानी ढूंढिए, एक अच्छी फिल्म बनाइए। ऐसी फिल्मों में काम करने से क्या होने वाला है। आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, अपना नाम खराब कर रहे हो, अपने पैसे खराब कर रहे हो। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।